इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी वासियों के लिए अच्छी खबर। सीवरेज नेटवर्क परियोजना के तहत मिली करीब 400 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। नगर स्थित 32 वार्डों के 30,000 घरों को मिलेगा लाभ। हार्ट अटैक के बढ़ते प्रकोप के बीच मोतिहारी समाहरणालय में आज सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण लिए प्रशासन के लोग। पश्चिमी चंपारण के एक गांव में मिला विशाल किंग कोबरा। जंगल से चलकर पहुंचा इंसानी बस्ती में। तस्वीरों में दिख रहा है बेहद खतरनाक। रक्सौल को भी मिली सीवरेज सिस्टम की मंजूरी। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने दी 76 करोड़ की सौगात। पश्चिमी चंपारण में आवासीय परिसर में भालू के मटरगश्ती की लाइव तस्वीरें आई सामने। दहशत में लोग। प्रेम प्रसंग में एक युवक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्रवाई के लिए पुलिस को है पीड़ित के आवेदन का इंतजार। माउंट लिटराजी स्कूल मोतिहारी में अलंकरण समारोह का हुआ भव्य आयोजन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। नशे में धुत चालक ने किराना दुकान में घुसा दी ट्रक। बाल बाल बची जान। घायल चालक का हो रहा है इलाज। मझौलिया में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। पहुंचे नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री। और जमाते इस्लामी हिंद मोतिहारी द्वारा एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। जमात के राज्य प्रमुख मौलाना मोहम्मद रिजवान इस्लाही ने किया संबोधित। आज के बुलेटिन की शुरुआत मोतिहारी के लिए एक सुखद खबर से करते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए करीब 399 करोड़ 87 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना को शहर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी के अनुसार इस योजना का उद्देश्य शहर के 32 वार्डों के लगभग 30,000 घरों को एक सुव्यवस्थित सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना है। इसके अंतर्गत 187 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी, जिससे घरों का गंदा पानी समुचित ढंग से निस्तारित किया जा सकेगा। इसके साथ ही 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन तथा 0.8 किलोमीटर राइजिंग मेन का भी निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत की गई है, जो 2025-26 तक क्रियान्वित की जाएगी। प्राप्त कुल राशि में से 128.3 करोड़ रुपए केंद्रांश के रूप में और 271.84 करोड़ रुपए राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज मोतिहारी आगमन के बाद हमने पहले से नगर विकास आवास विभाग के तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की और मुझे प्रसन्नता है इस बात का कि मोतिहारी में जो एसटीपी योजना है उसके तहत 149 करोड़ रुपया स्वीकृत है, जो अभी टेंडर होके उसका कार्य संचालन होना है। टेंडर फाइनल हो गया है, कार्य संचालन होना है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी अमृत योजना से भारत सरकार और राज्य सरकार के सौजन्य से अमृत योजना में जितने वेस्टेज हैं शहर का जो पानी है ड्रेन करके उसको शुद्ध करते हुए झील के अंदर ले जाना या किसी नदी के अंदर ले जाना, ऐसी योजना राज्य सरकार ने बनाई भारत सरकार के सहयोग से। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना के तहत मोतिहारी को 399 करोड़ 87 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है और उसमें 4 एसटीपी बना के 4 ट्रीटमेंट प्लांट बना करके नगर के जल को शुद्ध करके झील के अंदर ले जाने की योजना है। ये अपने आप में अनूठा अद्भुत होगा और पूरे नगर में जल जमाव और नाली की जो समस्या है, आपको बड़े पैमाने पर इसमें नाली निर्माण कराया जाएगा और वो नाली ज़मीन के अंदर होगी और शहर की साफ़ सफाई और ग्रेडिंग भी इससे बढ़ने वाला है। और ये शहर के नागरिक सुविधा में मील का स्तंभ
साबित होने वाले आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये तो पानी घर का निकालने का काम मैंने कर दिया, पानी पहुंचाने का काम भी विभाग करने जा रही है। लगभग 187 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना भी, हर घर नल का जल, नल से जल पहुँचे। और इसकी जलापूर्ति योजना भी जो नए बसावट हैं उनमें भी, पुराने बसावट हैं अगर कोई छूटे हुए हैं उनमें भी लगभग 187 करोड़ की योजना हमारी पाइपलाइन में है, जिसकी मदद से हम नगर में जलापूर्ति भी करेंगे हर घर तक। और मैंने पहले बताया कि लगभग 400 करोड़ की लागत से जो वेस्ट वाटर है उसको निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करके फिर से उसको झील में डालेंगे। और साथ ही साथ पहले से पूर्व की योजना जो हमारी एसटीपी की स्वीकृत है 149 करोड़ का, वो भी हमारा फंक्शनल होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो अभी कभी केवल मोतिहारी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 700 करोड़ रुपया इस शहर के पूरे नगर विकास और आवास की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोतिहारी को देने का काम किया है। रक्सौल में भी आज विकास की बयार बहती नजर आई, जब नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने 76 करोड़ रुपए के सीवरेज योजना की सौगात दी। मौके पर मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। उनके साथ मंच पर स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा, नगर परिषद की सभापति धुरपति देवी और उप सभापति पुष्पा देवी भी मौजूद रहीं। मौके पर मंत्री ने साफ कहा कि रक्सौल की जनता को बेहतर नगरीय सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। सीवरेज की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर परिषद की सिफारिशों पर राज्य सरकार तत्परता से काम करेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरतेगी। समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार आज एक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी पहल का साक्षी बना, जहां जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना की ओर से एक विशेष सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के 120 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षक कदम उठाने की जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर एडीएम मोतिहारी, सिविल सर्जन, एसीएमओ डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा सहित कई वरीय प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी ने कहा कि सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीक न केवल चिकित्सकों बल्कि आम नागरिकों द्वारा भी सीखी जानी चाहिए, क्योंकि यह संकट की घड़ी में अमूल्य साबित हो सकती है। जंगल से चला 10 से 12 फीट का एक किंग कोबरा सांप अचानक इंसानों की बस्ती में पहुंच गया। खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां थारी गांव के रहने वाले अजय कुमार के घर एक विशाल कोबरा मिला है, जहां इस सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है। खबर के मुताबिक कोबरा मिलने की सूचना पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शशि रंजन कुमार, मनीष कुमार और भारतीय वन्य जीव संस्थान के मुकेश कुमार एवं WTI के सुनील कुमार ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू कर जटाशंकर के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह कोबरा कितना विशाल और खतरनाक है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर स्थित एक आवासीय परिसर में भालू के मटरगश्ती की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बताया गया है कि यहां के रिहायशी इलाकों में रात के अंधेरे में भालू दस्तक दे रहे हैं, जिससे कॉलोनी में दहशत का माहौल है। खबर के मुताबिक वाल्मीकि नगर के टीना शेड कॉलोनी में इन दिनों भालू जंगल से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। भालू की गतिविधि कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए। प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की जमकर पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को पेड़ से रस्सी के सहारे बांधकर पीटा जा रहा है, वहीं युवक दर्द से कराहता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक की पहचान पश्चिमी चंपारण के धनहा स्थित दोकरी गांव निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुनील का प्रेम प्रसंग
तुनियहवा गांव की एक लड़की से चल रहा था। मंगलवार की रात वह लड़की से मिलने उसके गांव गया था, तभी लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी। वहीं इस मामले को लेकर धनहा थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारती ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक पीड़ित युवक की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ढाका रोड भरौलिया स्थित माउंट लिटेरा जी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता आदि के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संगीत के टीचर गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में बच्चों के द्वारा मन की वीणा बोलकर स्वागत गीत गाया गया। मौके पर विद्यालय की निर्वाचित हेड गर्ल सिमरन कुमारी और हेड बॉय करण कुमार को विद्यालय के वाइस चेयरमैन एवं प्रधानाध्यापक ने झंडा सौंपते हुए पद की शपथ दिलवाकर एवं बैज पहनाकर कार्यभार सौंपा। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा काउंसलिंग मेंबर्स की जिम्मेदारियों के महत्व को बताया गया। बेतिया के दुबोलिया सुगोली बाईपास पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप के पास किराना दुकान में घुस गई। हादसे में ट्रक चालक जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद घायल चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर कर दिया। जख्मी चालक की पहचान पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 निवासी शेख वजीर के 38 वर्षीय पुत्र शेख मिराजुल के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मझौलिया के चैला भार पासवान टोला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष रुपेश सिंह के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। युवाओं ने बैंड बाजे और डीजे के साथ जय भीम के नारे लगाए। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा एवं भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि यह दिन सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। वहीं भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बाबा साहब को दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिदाता बताया। उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहब से बहुत प्रेरणा मिलती है। मौके पर यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष रुपेश सिंह ने आगंतुक अतिथियों को फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा अपने निजी कोष से गरीबों के बीच साड़ी का वितरण किया। साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती का पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मना रही है। बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता रहे हैं और बाबा साहब ने इस देश के सभी व्यक्तियों के लिए जो संविधान बनाया, जो समान रूप से इस देश के सभी नागरिकों को एक बराबर अधिकार देता है, आज उन्हीं को उनके जो जन्म जयंती का पखवाड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मना रही है। इसी सिलसिले में आज हम लोग जो पूर्वी चंपारण लोकसभा है उसके अंतर्गत आज इस स्थल पर बाबा साहब का आपने देखा कि बृहद तैयारी के साथ सभी साथीगण मिलकर के बड़े पैमाने पर हमारे सभी यूथ को आप कैमरा घुमा के देखिए तो सभी आज नीले कलर में रंगे हुए हैं और बड़ी शोभा यात्रा निकाल करके एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सभी लोग उसको मनाए हैं और आज अभी फिर सामूहिक भोजन भी साथ में मिलकर इसी दलित बस्ती के अंदर हम लोग करेंगे। बाबा साहब को श्रद्धांजलि के स्वरूप आज एक इतना बड़ा कार्यक्रम चैलाभार में हुआ है, उसके लिए मैं रुपेश जी, सोनू जी, महेंद्र पासवान जी, रामदास पासवान जी सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने प्यार से माननीय कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार जीवेश कुमार जी का आगमन और इतना बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो कुछ भी हम सब हैं केवल और केवल बाबा साहब की ही बदौलत हैं। उनके संविधान के तहत ही आज हम विधायक, सांसद होते हैं और देश का सेवा करते हैं। उनके संविधान ही के बदौलत आज एक गरीब चाय बेचने वाला अति पिछड़ा समाज का बेटा प्रधानमंत्री है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इसके लिए संपूर्ण भारत
बाबा साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ। माननीय बाबा साहब के अम्बेडकर पर आज हमारे माननीय मंत्री जी आए, माननीय बड़े भाई लोकप्रिय सांसद आए, और ये सबसे बड़ी दलित बस्ती की सौभाग्य है। इन लोग की तरफ से सबको धन्यवाद। और सारे बच्चों को मेरे तरफ से मुफ्त ट्यूशन दिया जाएगा, इसकी मैं रुपेश सिंह आज घोषणा करता हूँ। रुपेश सिंह जी द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ है ये काफ़ी ही सराहनीय है। मैं यहाँ के जनता से यही कहना चाहूँगा और युवाओं से कि बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के किताबों को पढ़िए। बाबा साहब ने सीधे ये संदेश दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, अर्थात आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे समाज में उतने ही सम्मान के हकदार होंगे। उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में आज औकाफ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों के अनुसार जमात इस्लामी हिंद मोतिहारी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको जमात के राज्य प्रमुख अमीर हल्का मौलाना मोहम्मद रिजवान इस्लाही ने संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मौलाना मोहम्मद रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर दायर किए गए अर्जियों की सुनवाई में बहस हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन बिंदुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और उसके मंशा पर सवाल उठाए हैं, वह इस बात का सबूत है कि मुसलमानों एवं विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न न्यायोचित हैं। मौके पर उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई तीखे सवालों का जवाब दिया और बोले कि देश में हो रहे किसी भी तरह की हिंसा का वे विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बिल पर मजबूती से अपनी बात रखते हुए कहा कि इसके खिलाफ पूरे मुस्लिम समाज में रोष है और पूरा समाज लोकतांत्रिक तरीके से इसका हर मुमकिन विरोध करेगा। अब जब ये कानून बन गया है, जमात इस्लामी नहीं, तमाम मुल्क के दीनी मिली जमात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ख़ुद इस मुल्क के जितने भी गोया इस कानून के ख़िलाफ़ जो लोग हैं, सब लोगों के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं। एक रास्ता तो अदालत का रास्ता है जिसके दरवाज़े खटखटाए जा रहे हैं और वहाँ सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, और दूसरा रास्ता जो है अवामी अदालत का है, जिसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। हम राय अम्मा हमवार कर रहे हैं, लोगों के पास जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, खवास के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सियाह कानून है। इस मुल्क में गोया सरकार को आवाम मुंतखब करती है, तो अवामी अदालत जो है वो बहुत बड़ी अदालत होती है। तो अवामी अदालत के दरवाजे हैं हम खटखटाना शुरू कर दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, दीनी मिली जमातों ने, और ये पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, हर जगह ये बातें आवाम के दरमियान जमहूरी तरीके पर, पुरअमन तरीके पर, लीगल तरीके पर हम ले जाएंगे और मुझे तवक्को है कि ये सियाह कानून जो है वापस होगा। तो इस वक्त के नाम पर आंदोलन की बात आप कर रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन क्या उसके नाम पर जो हिंसा हो रही है क्या वो वाजिब है? ये जो हिंसा होना तो बिल्कुल ही गलत है। हम किसी भी हाल में अमन व अमान को पामाल नहीं कर सकते। ये इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है और ये किसी तरह से इसकी इजाज़त दी जा सकती और किसी ने हमारी तरफ से ये इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा अवामी अदालत में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। अवामी अदालत में जाने का मतलब होता है कि लोगों को हम समझाएंगे इस कानून की ख़राबियाँ क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या आपत्तियाँ हैं, इसके शिक जो है कहाँ कहाँ हमारे मुल्क के आइन से टकरा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये इस कानून के बनने के बाद जो है वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है। तो ये इन तमाम चीज़ों को अवामी अदालत में ले जाएंगे, राय आम्मा हमवार करेंगे, अवाम खुद इंसाफ करेगी, फैसला करेगी कि ये कानून सही है या गलत है। वो कहती है कि तमाम औकाफ की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ये रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं। इसके लिए क्या किसी मुस्लिम इदारे ने या किसी संगठन ने इससे पहले आवाज़ें क्यों नहीं उठाई? जी, ये जो मेरा मानना ये है कि इससे इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था जो एक किसी स्टेट का सालाना बजट होता है, हो सकता है अभी भी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमने कहा, एक जुमला ये भी कहा कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये या वक्फ बोर्ड जो है ये किसके अधीन में काम कर रहा है? सरकारों के अधीन में काम कर रहा है। तो सरकार जो लोग जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, और आप देखेंगे कहीं पर मस्जिद का मदरसा का कोई कट रहा है तो वो 2000 में और 1947 से चला आ रहा है किराया उसका,
वहीं बगल में किसी का निजी प्रॉपर्टी है, वो 10,000 किराया उसका हो गया है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो जो वक्त का जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो उसको फिर से मॉनिटरिंग करे, देखे अगर वो गरीबों के हक और हित में काम करना चाहते हैं। हमें तो यही एतराज़ है ना कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, सरकारों के पास ये अमानत है, सरमाया मुसलमानों का है। ये वक्फ जो है मुसलमानों के पूर्वजों ने गोया ज़मीन जायदाद जो है वक्फ किए थे गरीबों के, मिस्किनों के, मुसाफिरों के और आम ज़रूरतमंदों के भलाई के लिए। वो जनरेट नहीं हो रहा है तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो जिस तरह से और चीज़ों के बारे में सरकार फ़िक्रमंद है, इनको फ़िक्रमंद होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को पावरफुल बनाना चाहिए। खुद ये भी सरकार का भी एतराफ़ है, JPC का एतराफ़ है, सच्चर कमेटी का एतराफ़ है और हम लोगों का भी एतराफ़ है कि जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो गोया ज़िम्मेदार लोग रहे हैं, खुद सरकारों ने बहुत सारे ज़मीन को कब्ज़ा कर रखा है। तो वो तो सरकार की ज़िम्मेदारी है ना कि वो उनके कब्ज़ा छुड़ाएं वो। और जो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, काबिज कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको दंडित करें, सज़ा दें उनको। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि वक्फ वालों ने ही दूसरों की संपत्ति पर दावा कर दिया। कानून उनका, सरकार का कहना है कि हमको कानून लाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि वक्फ वाले तनाशाह हो गए थे और जगह जगह अपना दावा ठोक रहे थे। इसकी ये जो बात कही जा रही है, इसकी कोई दलील अगर हो तो बताएं कि कहीं पर जाकर के वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया हो और ये ज़मीन उनकी हो गई हो। कहीं पर मुसलमानों ने ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ ली हो, वो ज़मीन वक्फ की हो गई हो। कहीं मुसलमानों ने एक कब्र खोदी हो और वो ज़मीन जो है वक्फ की हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।